नमस्कार। आज तारीख है 25 सितंबर 2025 और आज हम दिन भर की उन खबरों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। जी नमस्कार। आज कई अहम मुद्दे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो लद्दाख से जो खबरें आ रही हैं वो काफी चिंताजनक है। वहाँ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। ये 6th शेड्यूल मतलब छठी अनुसूची का मामला आखिर है क्या, इसको पूरी गहराई से देखेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। इसके साथ ही इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को लेकर दो एकदम अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ रिकॉर्ड एफडीआई आया है, मतलब अब तक का काफी ऊंचा आंकड़ा है। अच्छा। जी हाँ। और दूसरी तरफ एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसे आउटफ्लो कहते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। ये तो बड़ा अजीब है। एफडीआई आ रहा है, एफआईआई जा रहा है। ओके। और इंटरनेशनल रिलेशंस में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यूएस प्रेसिडेंट की जो यूएनजे स्पीच हुई है, उसने भारत के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी की हैं, ऐसा लग रहा है। क्या हैं वो मुश्किलें, उस पर बात करेंगे। और पड़ोसी देश नेपाल में भी काफी उथल-पुथल मची हुई है, उसका क्या असर हो सकता है। और एनवायरनमेंट, साइंस टेक, सिक्योरिटी, ये सब भी कवर होगा। बिल्कुल। एनवायरनमेंट में टाइफून और मॉनसून पर बात होगी, साइंस टेक में फूड प्रोसेसिंग और एआई पर, सिक्योरिटी में कश्मीर से जुड़ी एक अहम गिरफ्तारी पर। मतलब पूरा 360 डिग्री कवरेज रहेगा। बढ़िया। और ये सारी चर्चा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और दूसरी सरकारी वेबसाइट से मिली विश्वसनीय जानकारी पर आधारित है। जी हाँ, ऑथेंटिक सोर्सेस से। तो सुन लो, यूपीएससी चैनल पर आप सबका स्वागत है। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस क्वेश्चंस, क्विज, फ्लैश कार्ड्स और हाँ, थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलेगी। आज का ये सेशन आपकी यूपीएससी तैयारी को जरूर बूस्ट देगा। चलो शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राज व्यवस्था और शासन। हेडलाइन है, लद्दाख प्रोटेस्ट्स टर्न वायलेंट ओवर स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल डिमांड्स। लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक हुए। क्या हुआ है वहां एग्जैक्टली? विस्तार से बताइए। देखिए, 24 सितंबर को ले में जो हुआ वो काफी दुखद है। वहाँ स्टेटहुड मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा और 6th शेड्यूल यानी छठी अनुसूची में शामिल करने की मांगों को लेकर जो प्रदर्शन चल रहे थे, वो हिंसक हो गए। ओह, हिंसा। मतलब स्थिति बिगड़ गई। जी, काफी बिगड़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। खबरें हैं कि फायरिंग भी हुई है, जिसमें कुछ लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। कैजुअलिटीज भी हुई हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, बहुत गंभीर। और गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी ऑफिस में आगजनी की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस पर भी हमले किए गए। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद प्रशासन ने क्या कदम उठाए? प्रशासन ने तुरंत कर्फ्यू लगा दिया है और साथ ही सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। सेक्शन 163 बीएनएसएस, ये वही है जो पहले सीआरपीसी 144 हुआ करता था? हाँ बिल्कुल, ये नया कानून है। बीएनएसएस 2023, उसने सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस किया है। हाँ। तो सेक्शन 163 मूल रूप से सेक्शन 144 सीआरपीसी ऐसा ही है, जो गैर कानूनी सभाओं को मतलब अनलॉफुल असेंबलीज को रोकने के लिए लगाया जाता है, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। हाँ। 4 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लग जाती है। समझ गए। इस बीच एमएचए मतलब गृह मंत्रालय का भी कुछ बयान आया है सोनम वांगचुक को लेकर। जी, एमएचए की तरफ से बयान आया है, जिसमें एक्टिविस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर्स सोनम वांगचुक पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया है, जिससे हिंसा भड़की। हालांकि जो प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, मतलब लेह एपिक्स बॉडी एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए। एलएबी और केडीए, हाँ, इन दोनों संगठनों ने हिंसा की कड़ी निंदा की है, कंडेम किया है। उनका कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और रहेगा, और इस हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो इसकी जांच की मांग भी कर रहे हैं। तो एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ खंडन। खैर, ये जानना जरूरी है कि ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं, ये मांगें क्या हैं, खासकर ये 6th शेड्यूल वाली, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे संवैधानिक और ऐतिहासिक कारण हैं। सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। हाँ।
आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 है संविधान का, जो संसद को ये शक्ति देता है कि वो नए राज्य बना सकती है, मौजूदा राज्यों की सीमाएं बदल सकती है या नाम बदल सकती है। लद्दाख के लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं तो आर्टिकल 3 रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 3 नए राज्य बनाने से जुड़ा है। और फिर है आर्टिकल 244 अनुच्छेद 244। ये शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के प्रशासन से जुड़ा है। इसी आर्टिकल 244 के तहत 2 शेड्यूल्स आते हैं, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। अच्छा, 5th और 6th शेड्यूल दोनों आर्टिकल 244 के तहत हैं। जी, 5th शेड्यूल ज्यादातर राज्यों के शेड्यूल्ड एरियाज के प्रशासन के लिए है, जहां ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है। लेकिन 6th शेड्यूल खासतौर पर 4 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के ट्राइबल एरियाज के लिए है। कौन कौन से 4 राज्य? ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मैं दोहराता हूँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो ये 6th शेड्यूल खास क्यों है? इसमें ऐसा क्या है जो लद्दाख के लोग मांग रहे हैं? 6th शेड्यूल के तहत इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी स्वायत्त जिला परिषदें बनाई जाती हैं। कुछ जगहों पर रीजनल काउंसिल्स भी होती हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स स्वायत्त, मतलब इनको काफी पावर्स होती होंगी। बिल्कुल, यही इसकी खास बात है। इन एडीसीज को काफी स्वायत्तता मिलती है। इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, मतलब ये जमीन, जंगल, खेती, विरासत, विवाह, सामाजिक रीति रिवाज जैसे विषयों पर कानून बना सकते हैं। कानून बनाने की शक्ति? वाओ! हाँ, इनके पास जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। ये गांव या छोटे कस्बों के स्तर पर अदालतें बना सकते हैं, जो स्थानीय परंपराओं के हिसाब से मामलों का निपटारा करती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं, जैसे स्कूल, डिस्पेंसरी, सड़कें बनाना, उनका प्रबंधन करना। और फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं, ये टैक्स लगा सकते हैं, फीस वसूल सकते हैं। मतलब एक तरह की मिनी गवर्नमेंट हो गई अपने क्षेत्र के लिए। हाँ, आप कह सकते हैं। ये बेसिकली जनजातीय लोगों को सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार देता है, ताकि वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी, विशिष्ट पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी जमीन और संसाधनों को बाहरी प्रभाव से बचा सकें। ये उनके लिए एक तरह का संवैधानिक कवच है। कवच, ये एनालॉजी अच्छी है। तो अब समझ आया कि लद्दाख के लोग इसे क्यों मांग रहे हैं। जी, अब आते हैं अधिनियम पर। सबसे महत्वपूर्ण है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। हाँ, 2019 का एक्ट। इसी एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। एक बना यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके पास अपनी विधानसभा है, लेजिस्लेचर है, और दूसरा बना यूटी ऑफ लद्दाख, जिसके पास अपनी विधानसभा नहीं है, विदाउट लेजिस्लेचर। यही मुख्य मुद्दा है ना? लद्दाख का यूटी बनना विदाउट लेजिस्लेचर। बिल्कुल, यही कोर इशू है। शुरू में लद्दाख के लोगों ने यूटी बनने का स्वागत किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उन्हें कश्मीर के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और उनका विकास तेज होगा। लेकिन विधानसभा न होने का मतलब है कि शासन सीधे केंद्र सरकार के हाथ में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से। कोई चुनी हुई राज्य स्तरीय संस्था नहीं है। तो अब उन्हें लग रहा है कि उनकी राजनीतिक आवाज खत्म हो गई। एग्जैक्टली। उन्हें पॉलिटिकल वैक्यूम महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं और स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। और सबसे बड़ा डर किस बात का? डर इस बात का है कि बाहरी लोग आकर उनकी जमीनें खरीद लेंगे, उनके संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, उनकी यूनिक कल्चर और फ्रेजाइल इकोलॉजी यानी नाजुक पारिस्थितिकी को खतरा पहुंचेगा। याद रखिए, लद्दाख की 97% से ज्यादा आबादी ट्राइबल है। उनकी पहचान बहुत विशिष्ट है। 97% ट्राइबल पॉपुलेशन। हाँ, ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। तो 6th शेड्यूल उन्हें इस डर से सुरक्षा देगा उनके हिसाब से। जी, उन्हें लगता है कि 6th शेड्यूल के तहत एडीसी बनने से उन्हें अपनी जमीन, संस्कृति, पर्यावरण और नौकरियों की रक्षा करने के लिए संवैधानिक गारंटी और स्वायत्तता मिल जाएगी। इसमें इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, जैसे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, LAHDC? हाँ, देखिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तो अब सीधी केंद्र के अधीन है, एलजी के नेतृत्व में। लद्दाख में पहले से 2 ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, एक लेह में LAHDC लेह और एक कारगिल में LAHDC कारगिल। ये 1990s में बनी थी, कुछ हद तक स्वायत्तता देने के लिए, लेकिन इनकी शक्तियां 6th शेड्यूल वाली एडीसी से काफी कम है। तो मौजूदा LHDCs काफी नहीं है? प्रदर्शनकारियों का यही कहना है कि LHDCs सफिशिएंट शक्तिशाली नहीं है, खासकर भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए।
और फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, जो एक संवैधानिक निकाय है। NCST ने भी पहले लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की सिफारिश की थी। NCST ने सिफारिश की थी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, कुछ की कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर लेते हैं। UT विदाउट लेजिस्लेचर, विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेश, का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि उस UT का शासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से। वहां कोई चुनी हुई विधानसभा या मुख्यमंत्री नहीं होता, जैसे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन दीव। और अब लद्दाख। और 6 शेड्यूल के तहत जो ADC बनती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? 6 शेड्यूल के अनुसार एक ADC में 30 सदस्य तक हो सकते हैं। इनमें से 4 सदस्य गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और बाकी 26 वयस्क मताधिकार या अडल्ट सफरेज के आधार पर चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। 30 सदस्य, 4 मनोनीत, 26 निर्वाचित, 5 साल का कार्यकाल। ठीक है। और इनकी शक्तियां हमने डिस्कस कर ली, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल। जी, काफी व्यापक शक्तियां होती हैं अपने क्षेत्र के भीतर। तो प्रीलिम्स के नजरिए से क्या क्या याद रखना चाहिए? देखिए, प्रीलिम्स के लिए 1 6th शेड्यूल वाले 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये बिल्कुल रट लीजिए। 2 आर्टिकल 244 और 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बीच का मूल अंतर। 5th में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, 6th में ADC। 3 JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, कैसे 2 UTs बने और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर बना। 4 सेक्शन 163 BNSS 2023, ये CRPC 1440 का नया रूप है, ये पता होना चाहिए। 5 ADC का कॉम्पोजिशन 30 सदस्य और टर्म 5 साल भी पूछा जा सकता है। 6 NCST की सिफारिश का जिक्र भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं मेंस एनालिसिस पर। ये हिंसा क्यों हुई, इसके गहरे कारण क्या है? देखिए, हिंसा के पीछे गहरा असंतोष या सिमरिंग डिस्कंटेंट है, जो काफी समय से पनप रहा था। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, गवर्नेंस चैलेंज है ये। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिकली वाइटल रीजन है, चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर। वहां इस तरह की अशांति नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी चिंता का विषय है। और मुख्य मांगे क्या हैं? एक बार फिर से समराइज कर सकते हैं। हाँ, मुख्य मांगे 3 हैं। पहला, स्टेटहुड, राज्य का दर्जा। क्यों? पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए। 2019 के बाद UT स्टेटस का स्वागत तो किया था, पर अब उन्हें लग रहा है कि बिना विधानसभा के उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। उन्हें इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए। दूसरा, 6th शेड्यूल स्टेटस। ये सबसे प्रमुख मांग है। क्यों? जैसा हमने डिस्कस किया, 97% ट्राइबल आबादी अपनी कल्चर, इकोलॉजी और लैंड राइट्स को बाहरी प्रभाव से बचाना चाहती है। उनके लिए ये एक संवैधानिक कवच, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्मर है। और तीसरा, जॉब्स एंड रिप्रेजेंटेशन। स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण और अवसरों के लिए एक डेडिकेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन PSC की मांग है। साथ ही लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा सीटों की मांग भी है, ताकि उनका प्रतिनिधित्व संसद में बेहतर हो सके। तो क्या हम कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश का जो मॉडल लद्दाख में लागू किया गया, वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा? ये एक बड़ा सवाल है, और शायद हाँ, इलेक्टेड बॉडी की कमी ने लोगों और प्रशासन के बीच एक दूरी पैदा कर दी। फैसलों में स्थानीय भागीदारी की कमी महसूस की गई। जो गवर्नेंस मॉडल शायद शुरू में ठीक लगा था, वो अब नाकाफी लग रहा है। एक बात और आ रही है कि इन प्रदर्शनों में युवा ज्यादा है। MHA ने अरब स्प्रिंग स्टाइल प्रोटेस्ट का भी जिक्र किया है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक नया डायनामिक है। कहा जा रहा है कि इन प्रदर्शनों में युवा पीढ़ी, मतलब जेन जी, काफी सक्रिय हैं, जो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रही है। MHA का अरब स्प्रिंग स्टाइल वाला रेफरेंस शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी चिंता बढ़ाता है, क्योंकि ये एक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है। चीन बॉर्डर पास में है। इस तरह के प्रदर्शनों का एक्सटर्नल एलिमेंट्स फायदा उठा सकते हैं। सरकार ने कुछ किया है इन मांगों को एड्रेस करने के लिए? वो ST रिजर्वेशन बढ़ाने वाली बात थी। हाँ, सरकार ने हाल ही में लद्दाख में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% कर दिया। ये एक बड़ा कदम है, लेकिन ये मूल राजनीतिक मांगों को एड्रेस नहीं करता। एग्जैक्टली। स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की जो कोर पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, उन पर अभी तक कोई ठोस आश्वासन या समाधान नहीं मिला है। आरक्षण जरूरी है, पर वो पूरी कहानी नहीं है। तो अगर हम एक टेबल में देखें, डिमांड वर्सेस गवर्नमेंट एक्शन,
वर्सेस अनरिजॉल्व्ड गैप। बिल्कुल। स्टेटहुड, गवर्नमेंट एक्शन, कोई नहीं, गैप पूरा अनरिजॉल्व्ड। 6th शेड्यूल, गवर्नमेंट एक्शन, कोई ठोस कदम नहीं, बस बातचीत हुई है, गैप बड़ा अनरिजॉल्व्ड गैप। जॉब्स, पीएससीज, सीट्स, गवर्नमेंट एक्शन, एसटी रिजर्वेशन 84% किया, गैप पीएससी और एलएस सीट्स का मुद्दा अभी भी है। रिजर्वेशन बढ़ाने से कुछ हद तक जॉब्स का मुद्दा एड्रेस हुआ है। तो गैप काफी बड़ा है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म में तो देखिए कर्फ्यू लगा है, तनाव है, ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास कमी बढ़ गया है प्रशासन और लोगों के बीच, हिंसा से बातचीत की प्रक्रिया को धक्का लगा है। मीडियम टर्म में अगर ये मुद्दा हल नहीं होता तो ये असंतोष बना रह सकता है जो गवर्नेंस के लिए लगातार चुनौती रहेगा। इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पर भी असर पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म में ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। सीमावर्ती क्षेत्र में अस्थिरता ठीक नहीं है, लोगों का एलिनेशन बढ़ सकता है। तो वे फॉरवर्ड कंक्लूजन क्या होना चाहिए? आगे की राह क्या है? देखिए, सबसे पहली जरूरत है डी एस्केलेशन की। हिंसा रुकनी चाहिए, माहौल शांत होना चाहिए। दूसरा, तुरंत मीनिंगफुल डायलॉग शुरू होना चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, एलएबी, केडीए, युवा नेता, प्रशासन, केंद्र सरकार। तीसरा, जो हिंसा हुई है, खासकर फायरिंग और कैजुअल्टीज, उसकी एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके और विश्वास बहाल हो। और मांगों पर? केंद्र सरकार को इन मूल मांगों पर, खासकर 6th शेड्यूल वाली मांग पर गंभीरता से विचार करना होगा। लद्दाख की यूनिक डेमोग्राफीज और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। क्या कोई मिडिल पाथ हो सकता है? हाँ, शायद हो सकता है। एक विकल्प ये हो सकता है कि स्टेटहुड न दिया जाए, लेकिन 6th शेड्यूल की तर्ज पर मौजूदा LHDCs, ले और कारगिल काउंसिल्स को और ज्यादा मजबूत किया जाए। उन्हें भूमि, रोजगार, पर्यावरण से जुड़े मामलों में ज्यादा शक्तियां दी जाएं। जैसे असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC को ज्यादा पावर्स दी गई हैं 6th शेड्यूल के बिना भी। हालांकि वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट था, पर कुछ वैसा सोचा जा सकता है। मुख्य बात है लोगों को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का एहसास दिलाना। ये एक मुश्किल लेकिन जरूरी संतुलन है। चलिए अब इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। पहली हेडलाइन, पीएम इनॉग्रेट्स वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 टू बूस्ट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। पीएम ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। ये वर्ल्ड फूड इंडिया क्या है? वर्ल्ड फूड इंडिया एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मेगा फूड इवेंट है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज MOFPI, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आयोजित करता है। ये इसका चौथा संस्करण है, 4th एडिशन है, जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। चौथा संस्करण, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बिल्कुल साफ है, इंडिया को दुनिया का ग्लोबल फूड हब, वैश्विक खाद्य केंद्र बनाना। मतलब भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण का एक बड़ा केंद्र बने। ग्लोबल फूड हब सुनने में तो काफी एम्बिशियस लगता है। कितना बड़ा है ये इवेंट? काफी बड़ा है। इसमें 90 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और 2000 से ज्यादा एग्जिबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। मतलब ग्लोबल पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और उसमें कुछ बड़ी घोषणाएं भी हुई, आपने शुरू में जिक्र किया था। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 2 बड़ी घोषणाएं की। एक, उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री PLFPI, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 67 नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का उद्घाटन किया, जिनमें करीब 5,135 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 5,135 करोड़ की 67 यूनिट्स, ये तो काफी सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल। और दूसरी घोषणा PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम PMFME के तहत थी। इसके अंतर्गत करीब 25,000 बेनिफिशरीज को 2,351 करोड़ रुपए का क्रेडिट सपोर्ट, मतलब लोन वगैरह दिया जाएगा। अच्छा, तो बड़े उद्योगों के लिए PLI और PMKSY और छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए PMFME। हाँ, यही मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है। सरकार बड़े प्लेयर्स को भी सपोर्ट कर रही है और छोटे असंगठित क्षेत्र के यूनिट्स को भी फॉर्मलाइज और अपग्रेड करने में मदद कर रही है। इन योजनाओं के बारे में थोड़ा और बताइए। PMKSY, PMFME, PLISFPI, ये करती क्या हैं? जरूर। देखिए,
पीएमकेएसवाई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसका फोकस है सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, जैसे मेगा फूड पार्क्स बनाना, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस मजबूत करना, ताकि खेत से लेकर बाजार तक सीमलेस फ्लो बन सके और बर्बादी कम हो। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है पीएमकेएसवाई का। और पीएमएफएमई? पीएमएफएमई खास तौर पर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए है, जो ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। भारत में लाखों ऐसी छोटी यूनिट्स हैं। ये योजना उन्हें फॉर्मलाइज करने में मदद करती है, मतलब उन्हें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस दिलवाना, साथ ही उन्हें क्रेडिट एक्सेस, लोन मिलना आसान करना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्किल्स डेवलपमेंट और मार्केटिंग सपोर्ट देना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP अप्रोच भी इसी का हिस्सा है। छोटे उद्योगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश है। जी। और PLFFPI? PLSFPI, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। ये बड़े स्केल पर फूड प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियों को टारगेट करती है। उन्हें उनके इंक्रीमेंटल सेल्स, बढ़ी हुई बिक्री पर फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है, ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और ग्लोबल चैंपियंस बने। ये मेक इन इंडिया को भी बूस्ट देती है। समझ गया। इसमें मॉफवाई के अलावा और कौन से संस्थान शामिल हैं? मॉफपीआई तो नोडल मंत्रालय है ही। इसके अलावा नाबार्ड क्रेडिट लिंकेज में मदद करता है, खासकर पीएमएफएमई के लिए। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स इंश्योर करता है, जो प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बार WFI में FSSAI ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट भी आयोजित किया था। FSSAI का रोल भी क्रूशल है। अच्छा, कुछ की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण का मतलब क्या है? फूड प्रोसेसिंग का सीधा सा मतलब है रॉ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जैसे फल, सब्जी, अनाज, दूध, मांस को ऐसे प्रोडक्ट्स में बदलना जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, वैल्यू ज्यादा हो या वो खाने के लिए रेडी हो। जैसे गेहूं से आटा, बिस्किट, ब्रेड बनाना, दूध से पनीर, दही, घी बनाना, फलों से जूस, जैम बनाना। वैल्यू एडिशन और शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन, इसका महत्व क्या है? बहुत महत्व है। जैसा हमने पहले बात की, ये किसानों की आय बढ़ाता है, रोजगार पैदा करता है, खाने की बर्बादी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करता है। भारत में ये 20-30% तक होती है कुछ फसलों में। ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में भी मदद करता है और एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है। इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? ये शब्द अक्सर सुनते हैं। अच्छा सवाल है। अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स का मतलब है प्रोसेसिंग यूनिट को चलाने के लिए जो चीज़ें पहले चाहिए, जैसे क्वालिटी रॉ मटेरियल की स्टेडी सप्लाई, स्टोरेज फैसिलिटी, गोदाम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, खेत से फैक्ट्री तक। डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स का मतलब है प्रोसेसिंग के बाद वाली ज़रूरतें, जैसे पैकेजिंग मटेरियल, कोल्ड स्टोरेज तैयार माल के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बाजार तक पहुंचाने के लिए, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, मतलब पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की सफलता के लिए एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन बहुत जरूरी है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ सब कुछ स्मूथली चलना चाहिए। बहुत महत्व है। जैसा हमने पहले बात की, ये किसानों की आय बढ़ाता है, रोजगार पैदा करता है, खाने की बर्बादी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करता है। भारत में ये 20-30% तक होती है कुछ फसलों में। ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में भी मदद करता है और एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है। इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? ये शब्द अक्सर सुनते हैं। अच्छा सवाल है। अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स का मतलब है प्रोसेसिंग यूनिट को चलाने के लिए जो चीज़ें पहले चाहिए, जैसे क्वालिटी रॉ मटेरियल की स्टेडी सप्लाई, स्टोरेज फैसिलिटी, गोदाम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, खेत से फैक्ट्री तक। डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स का मतलब है प्रोसेसिंग के बाद वाली ज़रूरतें, जैसे पैकेजिंग मटेरियल, कोल्ड स्टोरेज तैयार माल के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बाजार तक पहुंचाने के लिए, मार्केटिंग,
ब्रांडिंग। मतलब पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की सफलता के लिए एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन बहुत जरूरी है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ सब कुछ स्मूथली चलना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या पॉइंट्स नोट करने चाहिए? प्रीलिम्स के लिए पहला, ये योजनाएं PMKSY, PMFME, PLI SPI किस मंत्रालय के तहत हैं, MOFPI। दूसरा, FDI पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग में 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है। तीसरा, WFI 2025 के पिलर्स याद रख सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, ग्लोबल लीडरशिप, इनोवेशन। चौथा, FSSI का रोल और ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट। पांचवां, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मेंस एनालिसिस पर आते हैं। फूड प्रोसेसिंग का महत्व क्या है भारत के लिए? सिग्निफिकेंस मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंस को हम कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं। 1. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा है, GDP में कंट्रीब्यूट करता है, नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करता है, खासकर रूरल एरियाज में, जो कृषि पर दबाव कम करता है। 2. बूस्टिंग फार्म इनकम। किसानों को उनके प्रोड्यूस का बेहतर दाम मिलता है क्योंकि प्रोसेसिंग से वैल्यू एडिशन होता है। ये डबलिंग फार्मर्स इनकम के लक्ष्य से जुड़ा है। 3. रिड्यूसिंग वेस्टेज। भारत में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। प्रोसेसिंग और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन्स, वेयरहाउसिंग, PMKSY का लिंक इसे कम करने में मदद करते हैं। 4. एनहांसिंग एक्सपोर्ट्स। प्रोसेस्ड फूड की ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ी है। एक्सपोर्ट्स बढ़ने से फॉरेन एक्सचेंज आता है। भारत सरकार का लक्ष्य है फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट्स को कई गुना बढ़ाना। 5. न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। फोर्टिफिकेशन वगैरह के जरिए प्रोसेस्ड फूड पोषण सुरक्षा में भी योगदान दे सकता है। सरकार का दृष्टिकोण क्या है इस सेक्टर को लेकर, अप्रोच? सरकार का अप्रोच मल्टी प्रोंग्ड और होलिस्टिक लग रहा है। जैसा हमने देखा, PLI स्कीम बड़े प्लेयर्स को इंसेंटिवाइज कर रही है ग्लोबल स्केल अचीव करने के लिए। PMFME छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस को एड्रेस कर रही है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की रीढ़ है। उन्हें फॉर्मुलाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें क्रेडिट, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का फ़ायदा मिले और वो बड़ी सप्लाई चेन से जुड़ सके। PMKSY इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को भर रही है, तो ओवरऑल इकोसिस्टम बनाने पर फोकस है। ये ग्लोबल फूड हब बनने का क्या मतलब है? सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाना? नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, इसका मतलब है भारत फूड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बने। दुनिया भारत को एक रिलायबल सोर्स माने फूड प्रोडक्ट्स के लिए। ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भी भारत के कंट्रीब्यूशन को दिखाता है। रिलायबिलिटी इज की। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म में WFI जैसे इवेंट्स से इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशंस बढ़ेंगे, जागरूकता फैलेगी। मीडियम टर्म में इन योजनाओं PLI, PMFME, PMKSY के रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेस्टेज कम होगा, ज़्यादा MSMEs फॉर्मलाइज होंगे। लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर GDP में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे सकता है, लाखों रोजगार पैदा कर सकता है, फार्म इनकम सब्सटैंशियली इंप्रूव कर सकता है और भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के करीब ले जा सकता है। वे फॉरवर्ड कंक्लूजन क्या होना चाहिए? चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस अभी भी हैं। सप्लाई चेन फ्रैगमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स खासकर कोल्ड चेन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए रखना, स्किल्ड मैन पावर की कमी, क्रेडिट एक्सेस छोटे उद्योगों के लिए अभी भी मुश्किल है। सॉल्यूशंस में शामिल हैं सप्लाई चेन इंटीग्रेशन पर और काम करना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, FPOs को मजबूत करना, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना, क्रेडिट फ्लो इंप्रूव करना और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ हार्मोनाइज करना। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जैसे ट्रेसेबिलिटी भी जरूरी है। चलिए अब इकोनॉमी की दूसरी हेडलाइन पर आते हैं जो विरोधाभास दिखा रही है। FDI इनफ्लोज हिट 50-month हाई अमिड्स स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी। शेयर बाजार की अस्थिरता के बीच FDI प्रवाह 50 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक तरफ RBI का डेटा बताता है कि जुलाई 2025 में ग्रॉस FDI इनफ्लो 11.11 बिलियन रहा। ये पिछले 50 महीनों में सबसे ज्यादा है। 11.11 बिलियन, 11.11 बिलियन डॉलर्स एक महीने में, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी हाँ, काफी इंप्रेसिव है। नेट FDI जो रिपैट्रिएशन वगैरह एडजस्ट करके आता है, वो भी 5.05 बिलियन रहा। ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टर्स का भारत की इकोनॉमी पर भरोसा मजबूत है। वो भारत के लार्ज मार्केट, यंग वर्कफोर्स,
गवर्नमेंट रिफॉर्म्स और ग्रोथ पोटेंशियल को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। अभी हाल ही में S&P ने इंडिया की रेटिंग आउटलुक भी अपग्रेड की थी, उससे भी सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ होगा। तो ये तो अच्छी खबर है, लेकिन फिर स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है? सेंसेक्स निफ्टी नीचे क्यों जा रहे हैं? वही तो विरोधाभास है। जहां FDIs बढ़ रहा है, वहीं स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। 24 सितंबर को FIIs या FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजार से 2425.75 करोड़ रुपए निकाले, मतलब नेट सेलर्स रहे। 2425 करोड़ एक दिन में निकाल लिए? तो FIIs क्यों भाग रहे हैं? इसके पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर लग रहा है US का H1B वीजा फी हाइक का प्रपोजल। US सरकार H1B वीजा पर फी ड्रेस्टिकली बढ़ाने का सोच रही है, शायद $1 लाख पर एम्प्लॉई पर ईयर तक। $100,000 पर एम्प्लॉई पर ईयर? ये तो बहुत ज्यादा है। इंडियन IT कंपनीज पर तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल। इंडियन IT इंडस्ट्री H1B वीजास पर काफी निर्भर करती है। अगर ये प्रपोजल लागू होता है तो उनकी कॉस्ट्स बहुत बढ़ जाएंगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी और IT स्टॉक्स का निफ्टी सेंसेक्स में अच्छा खासा वेटेज है। तो इस खबर से IT स्टॉक्स गिरे और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया। ये US इकोनॉमिक नेशनलिज्म का भी एक संकेत है। ये तो बड़ा झटका है IT सेक्टर के लिए। और क्या कारण है FII आउटफ्लोस के? दूसरा कारण है वैल्यूएशन कंसर्न्स। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले कुछ समय में काफी तेजी से बढ़ा है और अब महंगा, ओवरवैल्यूड हो गया है। तो FII शायद प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, मतलब अपना मुनाफा वसूल कर निकल रहे हैं। तीसरा, ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी वीकनेस है। US फेड की पॉलिसीज को लेकर अनसर्टेनिटी है और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। ये सब मिलकर रिस्क अवर्जन बढ़ाते हैं और FIIs इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर सेफ हेवंस की तरफ जाते हैं। तो एक तरफ FDI का भरोसा, दूसरी तरफ FII का डर। इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और समझाएंगे? FDI वर्सेस FII। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरे देश में बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। इसमें आमतौर पर ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल का इंटरेस्ट होता है। जैसे कोई विदेशी कंपनी भारत में फैक्ट्री लगा रही है या किसी इंडियन कंपनी में बड़ा हिस्सा खरीद रही है। ये स्टेबल होता है, आसानी से निकलता नहीं। एनालॉजी के लिए इसे इकोनॉमी से शादी जैसा समझ सकते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ठीक है। और FII और FPI? FII या FPI होता है जब विदेशी निवेशक किसी दूसरे देश के फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स में। ये शॉर्ट टर्म होता है, लिक्विडिटी ड्रिवन होता है। इनका मकसद जल्दी रिटर्न कमाना होता है, मैनेजमेंट कंट्रोल में इंटरेस्ट नहीं होता। ये बहुत वॉलेटाइल होता है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स या पॉलिसी चेंजेस से जल्दी प्रभावित होता है। इसे हॉट मनी भी कहते हैं। एनालॉजी के लिए इसे इकोनॉमी के साथ डेटिंग जैसा समझ सकते हैं। कमिटमेंट कम, आना जाना लगा रहता है। शादी वर्सेस डेटिंग, ये नॉलेज याद रही। FDI स्टेबल, FII वॉलेटाइल। अच्छा, ये FDI किन सेक्टर्स में आ रहा है ज्यादा, जुलाई 2025 के डेटा के हिसाब से? जुलाई 2025 में सबसे ज्यादा FDI मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आया है। इसके बाद सर्विसेज सेक्टर का नंबर है, जिसमें कम्युनिकेशन, कंप्यूटर सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज शामिल हैं। प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या ध्यान रखें? टर्म वॉलेटाइल, मैनेजमेंट इंटरेस्ट। FDI कौन से सेक्टर्स में ज्यादा आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, मार्केट इंडाइसेस, सेंसेक्स, BSE का इंडेक्स और निफ्टी, NSE का इंडेक्स। ठीक है। 4, H1B वीजा क्या है और इंडियन IT इंडस्ट्री के लिए इसका क्या महत्व है? 3, मार्केट इंडाइसेस। FDI और FI दोनों बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी BOP के कैपिटल अकाउंट का हिस्सा हैं। ठीक है। मेंस एनालिसिस में इस डाइवर्जेंस का क्या मतलब है? ये क्या दर्शाता है? ये डाइवर्जेंस दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी के दो पहलू हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स FDI भारत की ग्रोथ पोटेंशियल, बड़े डोमेस्टिक मार्केट और डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर बुलिश हैं। उन्हें लगता है कि लॉन्ग रन में यहां अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FII ग्लोबल हेडविंड्स, पॉलिसी शॉक्स जैसे H1B और वैल्यूएशन को लेकर ज्यादा चिंतित और सेंसिटिव हैं। तो ये भारत की इकोनॉमी के रेजिलियंस और वल्नरेबिलिटी दोनों दिखाता है।
बिल्कुल। रिजिलियंस ये है कि मुश्किल ग्लोबल माहौल के बावजूद एफडीआई इनफ्लो स्ट्रांग है, जो दिखाता है कि फंडामेंटल्स मजबूत माने जा रहे हैं। वल्नरेबिलिटी ये है कि हम एफआईआई फ्लोज पर काफ़ी निर्भर हैं और उनके सडन आउटफ्लोज से मार्केट में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, रुपये पर प्रेशर पड़ सकता है। इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs का क्या रोल है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज? DIIs का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है पिछले कुछ सालों में। वो FIIs के आउटफ्लोज को काफ़ी हद तक काउंटर बैलेंस करते हैं। जब FIIs बेचते हैं तो DIIs खरीदते हैं, जिससे मार्केट को सपोर्ट मिलता है और वॉलेटिलिटी कुछ कम होती है। ये दिखाता है कि डोमेस्टिक सेविंग्स चैनलाइज होकर मार्केट में आ रही हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, रुपये पर दबाव देखने को मिल सकता है FII आउटफ्लोज से। IT सेक्टर को H1B इशू के कारण रीस्ट्रक्चरिंग या कॉस्ट कटिंग करनी पड़ सकती है। मीडियम टर्म में सरकार को H1B मुद्दे पर US से डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करनी होगी। IT कंपनीज को अपने बिजनेस मॉडल्स डाइवर्सिफाई करने पड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म में सस्टेन्ड हाई FDI से मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जॉब्स क्रिएट होंगे और ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। वे फॉरवर्ड कंक्लूजन क्या है? वे फॉरवर्ड है कि FDI को अट्रैक्ट करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पॉलिसी स्टेबिलिटी बनाए रखी जाए। FII वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट्स को और गहरा डीपन करने की ज़रूरत है। DIIs की पार्टिसिपेशन और बढ़ानी होगी। रुपी वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए RBI के पास एडिक्वेट फॉरेक्स रिजर्व्स होने चाहिए और US के साथ H1B मुद्दे पर बातचीत जारी रखनी होगी। बिल्कुल। चलिए अब इंटरनेशनल रिलेशंस पर आते हैं। पहली हेडलाइन, US प्रेसिडेंट्स UNGA स्पीच क्रिएट्स डिप्लोमेटिक रिपल्स फॉर इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के UNGA भाषण से भारत के लिए कूटनीतिक हलचल। UNGA की 80th सेशन में ऐसा क्या कहा गया? देखिए, US प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में कुछ ऐसी बातें कहीं जो भारत के लिए थोड़ी असहज करने वाली हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने इंडिया और चाइना का नाम लेकर उन्हें यूक्रेन वॉर का प्राइमरी फंडर्स, मुख्य वित्त पोषक कह दिया। प्राइमरी फंडर्स किस आधार पर? आधार ये बताया गया कि ये दोनों देश रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहे हैं, जिससे रशिया को युद्ध जारी रखने के लिए पैसा मिल रहा है। ये एक तरह से भारत पर सीधा आरोप है। ये तो बहुत डायरेक्ट क्रिटिसिज्म है, वो भी UNGA जैसे मंच पर। हाँ, ये पब्लिक प्रेशर बनाने की कोशिश है। इसके साथ ही उन्होंने रशिया पर नए पावरफुल टैरिफ्स लगाने की धमकी दी और यूरोपियन एलाइज से भी ऐसा करने की अपील की। हालांकि भारत का नाम टैरिफ्स के संदर्भ में नहीं लिया, पर इशारा साफ था कि तेल खरीदने वाले देशों पर भी दबाव बढ़ेगा। और इंडिया पाकिस्तान वाला क्या मामला था? उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी दावा किया कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच अनएंडेबल वॉर, यानी कभी ना खत्म होने वाला युद्ध को खत्म करने में मदद की है। ये तथ्यात्मक रूप से गलत है और भारत हमेशा कहता आया है कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। भारत ने इस दावे का खंडन भी किया है। तो स्पीच का ओवरऑल टोन कैसा था? ट्रांजैक्शनल, अमेरिका फर्स्ट? हाँ, टोन काफी हद तक ट्रांजैक्शनल और अमेरिका फर्स्ट वाला ही लगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस था। इस स्पीच के भारत के लिए क्या मायने हैं? क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस फॉर इंडिया? कई चुनौतियां हैं। पहला, डायरेक्ट पब्लिक प्रेशर। UNGA में नाम लेना डिप्लोमेटिक प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है। भारत को अब अपनी रशियन ऑयल परचेस पॉलिसी को और ज्यादा मजबूती से डिफेंड करना होगा। अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता के अधिकार को असर्ट करना होगा। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी बनाए रखना अब मुश्किल होगा। दूसरा, अंडरमाइनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये इंडिया US संबंधों की गहराई पर सवाल खड़े करता है। क्या US अब भारत को उतना महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं मानता जितना पहले माना जा रहा था, खासकर चीन को काउंटर करने के लिए? क्या US का फोकस चीन पर इकोनॉमिक राइवल के तौर पर ज्यादा हो गया है, जियोपॉलिटिकल राइवल के बजाय? ये सब सवाल उठते हैं। इससे पार्टनरशिप ट्रांजैक्शनल लग सकती है। तीसरा, वीकनिंग क्वाड रैशनल। अगर US चीन को कम भू राजनीतिक खतरा मानता है तो क्वाड, जिसमें US, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, का मूल आधार क्या रह जाता है, जो मूलतः चीन को काउंटर करने के लिए बना था? इसका इम्प्लीकेशन भारत के लिए क्या होगा?
क्या भारत को एससीओ या बायलैटरल ऑप्शंस पर ज्यादा फोकस करना होगा फॉर इंडिया पाकिस्तान क्लेम? ये दावा भारत के लिए अनएक्सेप्टेबल है। ये दिखाता है कि यूएस शायद अभी भी इस क्षेत्र को पुरानी नजर से देखता है और द्विपक्षीय मुद्दों में दखल देने की कोशिश कर सकता है। इससे ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है। तो ओवरऑल सिग्नल ये है कि यूएस पॉलिसी में कुछ बदलाव आ रहा है और भारत के लिए माहौल थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। हाँ, ऐसा लगता है। भारत को अपनी विदेश नीति, नेशनल इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए चलानी होगी। यूएस के साथ डायलॉग जारी रखना होगा, लेकिन साथ ही दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे एससीओ, ब्रिक्स को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए दूसरे मिडिल पावर्स के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाना होगा। अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना होगा। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्या हैं? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो हमने बात की। हाँ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब है अपनी विदेश नीति के फैसले स्वतंत्र रूप से लेना, किसी देश या गुट के दबाव में आए बिना, अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार। भारत हमेशा से इसे फॉलो करता आया है। दूसरा कॉन्सेप्ट है रियल पॉलिटिक, मतलब विदेश नीति में आदर्शों के बजाय व्यावहारिक हितों और शक्ति संतुलन पर जोर देना। तीसरा मल्टीलैटरलिज्म वर्सेस बायलैटरलिज्म। यूएन जैसे मंच मल्टीलैटरलिज्म के प्रतीक है, जबकि दो देशों के बीच सीधे संबंध बायलैटरलिज्म है। यूएस का झुकाव बायलैटरल डील्स की तरफ ज्यादा दिख रहा है। ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी का मतलब है रिश्तों को लेन देन के आधार पर देखना, क्विड प्रो क्वो। प्रीलिम्स के लिए क्या रेलेवेंट है? प्रीलिम्स के लिए ग्रुपिंग्स इंपॉर्टेंट है। क्वाड और एससीओ दोनों में भारत सदस्य है। ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का उदाहरण है। यूएनजीए का रोल और महत्व भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब पड़ोसी देश नेपाल की बात करते हैं। हेडलाइन: पॉलिटिकल टर्मोइल इन नेपाल, जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल, भारत के लिए भू राजनीतिक निहितार्थ। वहां क्या चल रहा है? नेपाल में पिछले कुछ समय से काफी राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। हाल ही में वहां बड़े पैमाने पर यूथ लेड प्रोटेस्ट्स हुए, जिन्हें जेन ज़ी प्रोटेस्ट्स भी कहा जा रहा है। अच्छा, युवाओं का प्रदर्शन किस बात पर? शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया पर बैन लगाने के एक फैसले के खिलाफ, लेकिन ये विरोध जल्दी ही व्यापक हो गया और इसमें करप्शन, पुअर गवर्नेंस, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद जैसे मुद्दे जुड़ गए। युवाओं में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ काफी गुस्सा था। और ये प्रदर्शन हिंसक भी हुए? हाँ, दुर्भाग्य से हिंसा भी हुई। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट बिल्डिंग और सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में आग लगा दी। झड़पों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ये बहुत दुखद है। 70 से ज्यादा मौतें, और सरकार का क्या हुआ? इस उथल-पुथल के बाद बीएमकेपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। अभी वहां एक इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बनाई गई है, जिसका नेतृत्व पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कर्की कर रही हैं। चुनाव 2026 में होने की बात है। तो नेपाल में अभी काफी अनसर्टेनिटी है। भारत के लिए इसके क्या जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं? नेपाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी है, एक बफर स्टेट है इंडिया और चाइना के बीच। बिल्कुल, इम्प्लीकेशंस काफ़ी गहरे हैं। वन, रीजनल इंस्टेबिलिटी पैटर्न। सबसे पहले तो ये साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी का एक पैटर्न दिखाता है। हमने 2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल-पुथल देखी। 2024 में बांग्लादेश में भी विरोध प्रदर्शन हुए। अब नेपाल। ये दिखाता है कि क्षेत्र में गवर्नेंस का संकट है, युवा आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रहीं। ये भारत के लिए नेकलेस ऑफ इंस्टेबिलिटी जैसा माहौल बना सकता है। 2, स्ट्रेटेजिक वैक्यूम एंड चाइनाज रोल। नेपाल भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण बफर स्टेट है। वहाँ अस्थिरता से एक स्ट्रेटेजिक वैक्यूम पैदा हो सकता है। चीन पिछले कुछ सालों से नेपाल में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। हालांकि अभी चीन का रुख कॉशियस लग रहा है, लेकिन वो इस स्थिति का फायदा उठाकर अपना प्रभाव और मजबूत कर सकता है। इससे भारत का इन्फ्लुएंस कम होने का खतरा है। 3, चैलेंजेस टू इंडियाज पॉलिसी। भारत के नेपाल के साथ बहुत गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। रोटी बेटी का रिश्ता। इस उथल-पुथल से भारत के लिए डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट मुश्किल हो जाती है। भारत को एक बहुत डेलिकेट पाथ अपनाना होगा। लोकतंत्र का समर्थन करना है, लेकिन बिना किसी हस्तक्षेप, इंटरफियरेंस के। वहाँ एक नई पॉलिटिकल फोर्स, यूथ मूवमेंट उभरी है। आर्मी का रोल भी महत्वपूर्ण हो सकता है। सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए ये एक टेस्ट केस है। हाँ, बिल्कुल। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब है पड़ोसियों को
प्राथमिकता देना। लेकिन जब पड़ोस में ही अस्थिरता हो तो पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चैलेंजिंग हो जाता है। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्या हैं? बफर स्टेट, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हाँ, बफर स्टेट वो देश होता है जो दो बड़ी प्रतिस्पर्धी शक्तियों के बीच स्थित होता है और उनके बीच सीधे टकराव को रोकने में मदद करता है। नेपाल, भारत और चीन के बीच यही भूमिका निभाता रहा है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा है, जिसके तहत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, उनके विकास में सहयोग करता है। सॉफ्ट पावर भी रेलेवेंट है। भारत के नेपाल के साथ कल्चरल टाइज उसकी सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। जियोपॉलिटिकल कंपटीशन भारत और चीन के बीच नेपाल में प्रभाव बढ़ाने की होड़ को दर्शाता है। इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 भी एक महत्वपूर्ण ट्रीटी है जो दोनों देशों के संबंधों का आधार है। फ्रेजिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी का मुद्दा भी है। हाँ, ये दिखाता है कि डोमेस्टिक इश्यूज जैसे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नेंस फेलियर कैसे जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस ले सकते हैं। एक स्टेबल, डेमोक्रेटिक और फ्रेंडली नेपाल भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए क्यों जरूरी है, खासकर चाइना बॉर्डर के कॉन्टेक्स्ट में, ये समझना होगा। इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इसके? शॉर्ट टर्म में ट्रेड डिसरप्शन हो सकता है ओपन बॉर्डर के कारण, सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ सकते हैं। मीडियम टर्म में फॉरेन पॉलिसी अनसर्टेनिटी रहेगी, नेपाल की पॉलिटिकल अलाइनमेंट किधर जाती है ये देखना होगा। लॉन्ग टर्म में अगर अस्थिरता बनी रहती है तो ये पूरे रीजन के लिए डिस्टेबलाइजिंग हो सकता है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए भारत के लिए? भारत को मानवीय और आर्थिक सहायता देनी चाहिए अगर ज़रूरत पड़ती है। नेपाल के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेजमेंट बनाए रखना ज़रूरी है। पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज, नए यूथ लीडर्स, आर्मी, सिविल सोसाइटी, पीपल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स पे फोकस करके गुडविल बनानी चाहिए। पब्लिक डिप्लोमेसी अहम है और सबसे ज़रूरी, बिग ब्रदर वाली इमेज से बचना होगा। नेपाल की सॉवरेनिटी का सम्मान करते हुए सहयोग करना होगा। ठीक है। एक और छोटी आईआर अपडेट थी। यूक्रेन एंड सीरिया फॉर्मली रिस्टोर्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ये क्यों हुआ? हाँ, ये 24 सितंबर को यूएनजीए साइडलाइंस में हुआ। रिश्ते जून 2022 में टूट गए थे क्योंकि तब सीरिया की असाद रजीम, जो रशिया की एलाई थी, ने यूक्रेन के रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को मान्यता दे दी थी। लेकिन दिसंबर 2024 में असाद रजीम हट गई। नई सीरियन अथॉरिटीज अब शायद अपनी विदेश नीति रीवैल्यूएट कर रही हैं और उसी कड़ी में यूक्रेन से रिश्ते बहाल किए गए हैं। इसका क्या महत्व है? ये यूक्रेन के लिए एक डिप्लोमैटिक विन है। ये दिखाता है कि वो रशिया को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश में कामयाब हो रहा है। ये रशिया के लिए एक सेटबैक है क्योंकि सीरिया उसका एक की एलाई रहा है मिडल ईस्ट में। ये मिडल ईस्ट में बदलते अलायंसेस का भी संकेत है। पोस्ट असाद सीरिया शायद अपना रास्ता बदल रहा है। यूक्रेन ने सीरिया को फूड एड ऑफर करके भी गुडविल बनाने की कोशिश की है। ये दिखाता है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स कितने इंटरकनेक्टेड हैं। चलिए, अब एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन पर आते हैं। हेडलाइन: सुपर टाइफून रगासा's इंटेंसिटी लिंक टू क्लाइमेट चेंज, मॉनसून विड्रॉज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। सुपर टाइफून रगासा की तीव्रता जलवायु परिवर्तन से जुड़ी, उत्तर भारत से मॉनसून की वापसी। दो अलग-अलग घटनाएं हैं। जी, दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहली, सुपर टाइफून रगासा। ये 2025 का अब तक का सबसे शक्तिशाली ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन गया है। इसकी पीक विंड स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। 280 किलोमीटर पर आवर, ये तो बहुत ही ज्यादा है। कहाँ आया ये? इसने सदर्न चाइना और ताइवान में लैंडफॉल किया। ताइवान में 17 लोगों की मौत की खबर है और लाखों लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। वैज्ञानिक इसकी एक्सट्रीम इंटेंसिटी को क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से जोड़ रहे हैं। और दूसरी घटना मॉनसून विड्रॉल की है। हाँ, इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 24 सितंबर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों, खासकर पंजाब और हरियाणा से साउथ वेस्ट मॉनसून के विड्रॉल की शुरुआत अनाउंस कर दी है। लेकिन इस साल तो नॉर्थ इंडिया में मॉनसून बहुत ज्यादा बरसा है। पंजाब में फ्लड्स भी आए थे। हाँ बिल्कुल, इस साल मॉनसून काफी इरेटिक रहा है। पंजाब में अगस्त महीने में सामान्य से 74% ज्यादा बारिश हुई, 253.7 mm। इसकी वजह से वहां सिवियर फ्लड्स आए, 57 लोगों की जान गई और कृषि को भारी नुकसान हुआ। तो एक तरफ सुपर टाइफून की एक्सट्रीम इंटेंसिटी, दूसरी तरफ एक्सट्रीम रेनफॉल और फ्लड्स, ये दोनों घटनाएं
क्लाइमेट चेंज के असर को दिखाती हैं। कैसे? क्लाइमेट चेंज कैसे इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्र भी गर्म हो रहे हैं। गर्म समुद्र जैसे 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जिन्हें पैसिफिक में टाइफून, अटलांटिक में हरिकेन कहते हैं, के लिए फ्यूल का काम करते हैं। इससे उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और वो रैपिड इंटेंसिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी खतरनाक रूप ले सकते हैं, जैसा लोगासा के साथ हुआ। अच्छा, गर्म समुद्र मतलब ज्यादा शक्तिशाली तूफान। और एक्सट्रीम रेनफॉल का क्या कनेक्शन है? गर्म हवा ज्यादा मॉइस्चर, नमी होल्ड कर सकती है। जब मॉनसून जैसी प्रणालियां आती हैं तो ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर बहुत भारी बारिश के रूप में गिरता है, जिससे फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। पंजाब में अगस्त में हुई 74% एक्सेस रेन इसी का उदाहरण है। तो क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को बढ़ा रहा है। ये तो वाकई चिंताजनक है। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्या हैं? की कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, गर्म समुद्रों के ऊपर बनने वाले तीव्र तूफान, अलग अलग जगह अलग नाम, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, सैफर सिम्पसन स्केल, हरिकेन्स की इंटेंसिटी मापने का पैमाना, कैटेगरी 1 से 5, सुपर टाइफून कैटेगरी 5 के बराबर या उससे ज्यादा होता है। रगाजा 280 किलोमीटर्स पर आवर था, तो डेफिनेटली सुपर टाइफून था। क्लाइमेट चेंज मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन जलाना से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में दीर्घकालिक परिवर्तन, मॉनसून, हवाओं के पैटर्न में मौसमी बदलाव जिससे भारी बारिश होती है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सामान्य मौसम पैटर्न से हटकर होने वाली तीव्र घटनाएं, हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, इसमें प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी और मिटिगेशन शामिल हैं। इंस्टीट्यूशंस कौन से रेलेवेंट हैं? IMD मौसम की भविष्यवाणी और मॉनसून साइक्लोन की वार्निंग जारी करता है। NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और दिशा निर्देश बनाता है। प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स के लिए 1. साइक्लोन बनने की कंडीशंस पता होनी चाहिए। वार्म सी सरफेस टेम्प 26.5 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, हाई ह्यूमिडिटी, कोरियोलिस फोर्स, लो वर्टिकल विंड शेयर। 2. साइक्लोन टर्मिनोलॉजी, हरिकेन कहाँ, टाइफून कहाँ, साइक्लोन कहाँ। 3. साफिर सिम्पसन स्केल का आइडिया। 4. क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स, साइक्लोन इंटेंसिटी बढ़ना, रैपिड इंटेंसिफिकेशन, एक्सट्रीम रेनफॉल। 5. IMD और NDMA के फंक्शंस। मेंस एनालिसिस में इन दोनों घटनाओं को कैसे लिंक करें? मेंस के लिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लाइमेट चेंज के डुअल इम्पैक्ट का। सुपर टाइफून ड्रैगसा और पंजाब फ्लड्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वार्मिंग प्लैनेट का मैनिफेस्टेशन ये दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज अब कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड डिजास्टर्स का कारण बन रहा है। साइंस ऑफ इंटेंसिफिकेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से ओशंस गर्म हो रहे हैं। थर्मल एक्सपेंशन से सी लेवल राइज भी हो रहा है, जो स्टॉर्म सर्ज को और खतरनाक बनाता है। ये गर्म पानी साइक्लोन्स के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटमॉस्फेयर गर्म होने से वो ज्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकता है। जब बारिश होती है तो ये ज्यादा मॉइस्चर एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स के रूप में सामने आता है। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज एग्जिस्टिंग वेदर सिस्टम्स को सुपरचार्ज कर रहा है। इससे डिजास्टर मैनेजमेंट चैलेंजेस क्या बढ़ रहे हैं? चैलेंजेस कई गुना बढ़ गए हैं। पंजाब फ्लड्स ने दिखाया कि इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन, जैसे हिमाचल से पानी छोड़े जाने का मामला, कितना जरूरी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को और बेहतर और लोकलाइज्ड करने की जरूरत है। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपनाने की जरूरत है। सुपर टाइफून रागासा दिखाता है कि मास इवैक्यूएशन कितना चैलेंजिंग हो सकता है और कोस्टल एरियाज में क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कितना जरूरी है। हमें ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस डिजास्टर्स के लिए तैयार रहना होगा। कनेक्टिंग द डॉट्स, मतलब ये अलग अलग घटनाएं नहीं, एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। बिल्कुल, हमें इन घटनाओं को आइसोलेटेड इंसिडेंट्स की तरह नहीं देखना चाहिए। ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स हैं। इसके लिए होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्स की जरूरत है। मिटिगेशन, इमिशन कम करना और एडेप्टेशन, बदलावों के साथ जीना सीखना, दोनों पर काम करना होगा।
इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में रिलीफ और रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स पे फोकस रहेगा। मीडियम टर्म में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को रिवाइज करना होगा, क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शंस को इंटीग्रेट करना होगा। लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट प्लानिंग में क्लाइमेट अडेप्टेशन को मेन स्ट्रीम करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट तेज करना होगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बहुत जरूरी है। वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन। वे फॉरवर्ड है 1. क्लाइमेट अडेप्टेशन को डेवलपमेंट का इंटीग्रल पार्ट बनाना। 2. फोरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को और एडवांस्ड बनाना, एआई, बिग डेटा का यूज। 3. रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना। 4. कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को बढ़ावा देना। 5. इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स लाइक पेरिस एग्रीमेंट को सीरियसली इम्प्लीमेंट करना। 6. नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लाइक मैंग्रोव्स, वेटलैंड्स को भी एक्सप्लोर करना। चलिए अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। पहली हेडलाइन, फिश टेक पवेलियन एट WFI 2025 showcases advanced aquaculture technologies। फिश टेक पवेलियन WFI 2025 में उन्नत जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन। ये फिश टेक क्या है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तहत आता है, ने नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB के साथ मिलकर एक खास फिश टेक पवेलियन लगाया है। अच्छा, फिशरीज डिपार्टमेंट का पवेलियन। इसमें क्या दिखाया जा रहा है? इसमें एक्वाकल्चर यानी फिश फार्मिंग की कटिंग एज, सस्टेनेबल, टिकाऊ और क्लाइमेट रिजिलिएंट, जलवायु लचीली टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन किया जा रहा है। मकसद है किसानों और एंटरप्रेन्योर्स को इन नई तकनीकों के बारे में जागरूक करना। एक्वाकल्चर मतलब मछली पालन? कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज दिखाई जा रही हैं? कई तरह की टेक्नोलॉजी हैं, जैसे RAS रीसर्क्युलर ट्री एक्वाकल्चर सिस्टम, पुनः परिसंचरण जलीय कृषि प्रणाली। इसमें पानी को फिल्टर करके बार बार इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी बचाता है और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन होता है। इसे आप एक तरह का इंडोर फिश फार्म समझ सकती हैं। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी BFT, बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी, इसमें पानी में बेनिफिशियल माइक्रोब्स, फायदेमंद सूक्ष्म जीव डेवलप किए जाते हैं जो मछली के वेस्ट को ही न्यूट्रिएंट रिच फीड में बदल देते हैं। इससे पानी भी साफ रहता है और फीड कॉस्ट भी कम होती है। ये मछली टैंक के लिए प्रोबायोटिक जैसा है। एक्वापोनिक्स, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहां मछली पालन, एक्वाकल्चर और बिना मिट्टी के पौधे उगाना, हाइड्रोपोनिक्स, एक साथ किया जाता है। मछली का वेस्ट पौधों के लिए खाद का काम करता है और पौधे पानी को साफ करते हैं मछली के लिए। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। फिश फीडिंग प्लांट्स, प्लांट्स क्लीनिंग वाटर। मारी कल्चर मतलब समुद्र में मछली या शेलफिश पालना, जैसे केज कल्चर के जरिए। आर्टिफिशियल रीफ्स, समुद्र में कृत्रिम चट्टानें बनाना ताकि मछलियों को रहने और प्रजनन करने की जगह मिले। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रोन्स का इस्तेमाल मॉनिटरिंग के लिए, ट्रांसपॉन्डर्स का इस्तेमाल फिशिंग वेसल्स को ट्रैक करने के लिए। वाव, RAS, बायोफ्लॉक, एक्वापोनिक्स, ये तो काफी एडवांस लग रहा है। ये सब किस बड़ी योजना का हिस्सा है? ब्लू रेवोल्यूशन। हाँ, ये सब भारत सरकार के ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति के विजन का हिस्सा है और इसके लिए फ्लैगशिप स्कीम है PMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। PMSY, इसके बारे में थोड़ा बताइए। PMSY को 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है फिशरीज सेक्टर का सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट करना। इसके तहत फिश प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जैसे फिशिंग हार्बर्स, कोल्ड चेन्स, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करना और मछुआरों की आय दोगुनी करना शामिल है। ये नई टेक्नोलॉजीज RAS, बायोफ्लॉक, केज कल्चर एटसेट्रा को प्रमोट करना भी PMSY का एक अहम कंपोनेंट है। तो ये पवेलियन PMSY के तहत टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को बढ़ावा देने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये किसानों, एंटरप्रेन्योर्स को दिखाता है कि क्या-क्या संभावनाएं हैं, कैसे वो कम जगह, कम पानी में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या पॉइंट्स हैं? प्रीलिम्स के पॉइंट्स 1. टेक्नोलॉजीज को उनके बेनिफिट से मैच करना, RS वाटर सेविंग, बायोफ्लॉक वेस्ट टू फीड, एक्वापोनिक्स इंटीग्रेटेड फार्मिंग। 2. PMSY फ्लैगशिप स्कीम, ब्लू रेवोल्यूशन गोल किस मंत्रालय के तहत है। 3. NFDB का रोल। 4. अदर टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल रीफ्स, केज कल्चर का बेसिक आइडिया। मेंस एनालिसिस में ये ट्रेडिशनल कैप्चर फिशरीज से
टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्वाकल्चर की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहा है? रीजंस फॉर शिफ्ट। ये शिफ्ट बहुत ज़रूरी है। इसके कई कारण हैं। एक, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट। ट्रेडिशनल फिशिंग से मरीन स्टॉक्स पर बहुत प्रेशर है। ओवरफिशिंग एक बड़ी समस्या है। एक्वाकल्चर, खासकर आरएएस और बायोफ्लॉक जैसी टेक्नोलॉजीज ज़्यादा सस्टेनेबल हैं। आरएएस पानी रिसाइकिल करता है, बायोफ्लॉक वेस्ट मैनेज करता है। ये इको फ्रेंडली ऑप्शंस हैं। 2, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। बढ़ती आबादी के लिए फिश प्रोटीन की डिमांड बढ़ रही है। मरीन कैप्चर फिशरीज स्टैग्नेंट हो रही हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंटेंसिव एक्वाकल्चर ही रास्ता है। आरएएस, केज कल्चर, हाई डेंसिटी फार्मिंग अलाउ करते हैं। 3, क्लाइमेट रिजिलियंस। क्लाइमेट चेंज से मरीन इकोसिस्टम्स प्रभावित हो रहे हैं। लैंड बेस्ड सिस्टम्स जैसे आरएएस ज़्यादा क्लाइमेट प्रूफ हो सकते हैं। मारे कल्चर को भी क्लाइमेट रिजिलियंट बनाने पर काम हो रहा है। 4, लाइवलीहुड एनहांसमेंट। एक्वाकल्चर को ज़्यादा प्रॉफिटेबल और प्रिडिक्टेबल बनाने की ज़रूरत है, ताकि मछुआरों और किसानों की आय बढ़ सके। एक्वापोनिक्स जैसी चीज़ें एडिशनल इनकम सोर्स देती हैं। पीएमएसवाई का क्या रोल है इस शिफ्ट में? पीएमएसवाई इस शिफ्ट को ड्राइव कर रहा है। इसके टारगेट्स है फिश प्रोडक्शन को 22 मिलियन मेट्रिक टन्स तक ले जाना, एक्सपोर्ट्स को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना और मछुआरों की आय 2 गुनी करना बाय 2024-25। ये सब तभी पॉसिबल है जब टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो। पीएमएसवाई इन नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। WFI का ये पवेलियन इसी एफर्ट का हिस्सा है, शोकेस करना, नॉलेज डिसेमिनेट करना। इम्प्लीकेशंस क्या है इसके? शॉर्ट टर्म में अवेयरनेस बढ़ेगी, कुछ अर्ली अडॉप्टर्स सामने आएंगे। मीडियम टर्म में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट दिखेगा। लॉन्ग टर्म में फिशरीज सेक्टर ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बन सकता है, ब्लू इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूटर बन सकता है। वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, चैलेंजेस हैं इसमें? चैलेंजेस हैं। इन एडवांस टेक्नोलॉजीज में इनिशियल कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होती है, किसानों को नई स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, रिलायबल पावर सप्लाई चाहिए होती है आरएएस जैसे सिस्टम्स के लिए। सॉल्यूशंस हैं, सरकार सब्सिडीज और क्रेडिट सपोर्ट दे रही है पीएमएसवाई के तहत, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस है, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है ताकि इक्विपमेंट सस्ता हो, मेक इन इंडिया लिंक, एफपीओज बनाकर कलेक्टिव अडॉप्शन को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है। साइटेक की दूसरी हेडलाइन, जापानीज इंश्योरर टोक्यो मरीन पार्टनर्स विद ओपन एआई टू डेवलप एआई एजेंट्स। जापानी बीमाकर्ता टोक्यो मरीन ने एआई एजेंट विकसित करने के लिए ओपन एआई के साथ साझेदारी की है। इंश्योरेंस कंपनी और ओपन एआई, ये क्या है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप है। टोक्यो मरीन होल्डिंग्स, जो जापान की एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसने ओपन एआई, जो ChatGPT बनाने के लिए फेमस है, उसके साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? इंश्योरेंस में एआई का क्या काम? उनका उद्देश्य है सोफिस्टिकेटेड एआई एजेंट्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट बनाना। ये एआई एजेंट्स कंपनी के इंटरनल ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे, जैसे बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके प्रोडक्ट प्लानिंग में मदद करना, कस्टमर इंक्वायरीज को हैंडल करना और सेल्स स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज करना। इसके लिए वो ओपन एआई के डीप रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। एआई एजेंट्स ये क्या होते हैं? एआई एजेंट बेसिकली एक ऐसा एआई सिस्टम होता है जो ऑटोनमसली अपने आप काम कर सकता है, एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है और स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म कर सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये एजेंट्स टोक्यो मरीन के एम्प्लॉयज को असिस्ट करेंगे या कुछ टास्क्स ऑटोमेट करेंगे। ये सिंपल चैटबॉट से ज्यादा एडवांस होते हैं। तो ये जनरेटिव एआई और एलएलएम्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बिजनेस में? हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि एडवांस्ड एआई अब सिर्फ रिसर्च लैब्स में नहीं है, बल्कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे इंश्योरेंस में भी इंटीग्रेट हो रहा है। इंश्योरेंस एक बहुत डेटा इंटेंसिव इंडस्ट्री है। रिस्क असेसमेंट, क्लेम्स प्रोसेसिंग, कस्टमर डेटा, सब में बहुत डेटा होता है। एआई इसे एफिशिएंटली प्रोसेस और एनालाइज कर सकता है। इंश्योरेंस में एआई के और क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं इंश्योरटेक में? कस्टमर डेटा एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और प्रीमियम ऑफर करना, ऑटोमेट कस्टमर सर्विस, एआई पावर्ड चैटबॉट्स या वॉइस असिस्टेंट्स 24/7 कस्टमर सपोर्ट दे सकते हैं। इनहैंस रिस्क असेसमेंट, एआई पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके रिस्क को ज़्यादा एक्यूरेटली असेस कर सकता है,
जैसे सैटेलाइट इमेजरी से क्रॉप हेल्थ असेस करना क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। फ्रॉड डिटेक्शन, एआई अनयूजुअल पैटर्न्स पकड़कर क्लेम्स फ्रॉड को डिटेक्ट करने में मदद कर सकता है। ऑप्टिमाइज सेल्स स्ट्रेटजी, जैसा टोक्यो मरीन कर रहा है, एआई डेटा एनालाइज करके बता सकता है कि किन कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करना चाहिए। ये तो ग्लोबल ट्रेंड लग रहा है। कंपनीज एआई फर्म्स के साथ पार्टनर कर रही हैं। हाँ, ये ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। बड़ी कॉर्पोरेशंस एआई कंपनीज जैसे ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक के साथ मिलकर बिस्पोक एआई सॉल्यूशंस डेवलप कर रही हैं ताकि उन्हें कॉम्पिटिटिव एज मिल सके। अब जेनेरिक एआई से स्पेशलाइज्ड एआई एजेंट्स का दौर आ रहा है। इंडिया के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस है? इंडिया के आईटी और बीपीओ सेक्टर के लिए ये डबल एज्ड सॉर्ड है। एक तरफ ऑटोमेशन से कुछ रूटीन जॉब्स जैसे डेटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सर्विस पर खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। इंडियन आईटी कंपनीज ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए ऐसे एआई सिस्टम्स डेवलप, इम्प्लीमेंट और मैनेज करने में एक्सपर्ट बन सकती हैं। एआई स्किल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी। हमें अपने वर्कफोर्स को रीस्किल और अपस्किल करना होगा। कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन यही है कि कटिंग एज एआई का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तेजी से बढ़ रहा है। बिजनेसेस ज्यादा ऑटोनॉमस और डेटा ड्रिवन डिसीजंस की तरफ बढ़ रहे हैं। एआई लिटरेसी और स्किल्स भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। बिल्कुल। अब इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा पर आते हैं। हेडलाइन, की अकम्प्लिस इन पहलगाम टेरर अटैक अरेस्टेड। पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य साथी गिरफ्तार। क्या डिटेल्स हैं? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्होंने मोहम्मद यूसुफ कतारी नाम के एक 26 वर्षीय व्यक्ति को कुलगाम जिले से गिरफ्तार किया है। मोहम्मद यूसुफ कतारी, इस पर आरोप क्या है? इस पर आरोप है कि उसने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल नॉन लोकल टेररिस्ट्स को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था। आपको याद होगा, अप्रैल 22-25 को पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 आम नागरिकों, सिविलियंस की जान गई थी, जिनमें से कई पर्यटक थे। हाँ, वो बहुत ही भयानक हमला था। तो 26 लोगों की मौत। तो ये कतारी उसमें शामिल था? पुलिस का कहना है कि उसने हमला करने वाले आतंकवादियों को छिपने की जगह, शेल्टर, आने जाने में मदद, ट्रांसपोर्ट और इलाके की जानकारी, रिकॉनेसेंस मुहैया कराई थी। उसे एक OWG, ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। ये जांच में एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। OWG, ओवरग्राउंड वर्कर, ये कौन होते हैं? इनका क्या रोल होता है? OGWs टेरर नेटवर्क्स के लिए बहुत क्रूशल होते हैं। ये सीधे तौर पर हथियार नहीं उठाते, लेकिन पर्दे के पीछे से आतंकवादियों की मदद करते हैं। इनका रोल होता है आईज एंड ईयर्स, इलाके की जानकारी देना, सुरक्षा बलों के मूवमेंट पर नजर रखना, लॉजिस्टिक्स, आतंकवादियों को शेल्टर, फूड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हथियारों और पैसा मुहैया कराना, रिक्रूटमेंट, नए लोगों को बरगलाना और भर्ती करना, प्रोपेगेंडा, आतंकवादियों के पक्ष में माहौल बनाना, गलत सूचना फैलाना, फैसिलिटेशन, हमलों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मदद करना। मतलब ये सपोर्ट स्टाफ की तरह हैं टेरर नेटवर्क के? हाँ, आप कह सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ सपोर्ट स्टाफ नहीं, ये नेटवर्क की जान होते हैं। खासकर नॉन लोकल टेररिस्ट जो इलाके से वाकिफ नहीं होते, वो पूरी तरह OGWs पर डिपेंडेंट होते हैं। OGWs की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो सिविलियन फसाड बनाए रखते हैं। जैसे कतारी के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक कंट्रैक्चुअल जॉब करता था और बच्चों को पढ़ाता भी था, तो उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। ये तो हाइब्रिड टेररिज्म जैसा हुआ। बिल्कुल, ये हाइब्रिड टेररिज्म का ही एक रूप है, जहां लोग नॉर्मल सिविलियन लाइफ जीते हुए टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते, उनका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। इससे डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस गिरफ्तारी का क्या महत्व है? टारगेटिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर्स क्यों जरूरी है? सिर्फ मिलिटेंट्स को मार गिराना काफी नहीं है। जब तक OWG नेटवर्क एक्टिव है, तब तक नए मिलिटेंट्स आते रहेंगे, उन्हें सपोर्ट मिलता रहेगा। इसलिए OWG नेटवर्क को डिसमेंटल करना काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। OWs को निशाना बनाने से पूरे टेरर इकोसिस्टम पर चोट पहुंचती है। और OWG को जिंदा पकड़ना ज्यादा वैल्यूएबल होता है? हाँ, बिल्कुल। जिंदा पकड़े गए OGW से इंटेरोगेशन के जरिए बहुत वैल्यूएबल इंटेलिजेंस मिल सकती है, जैसे दूसरे OGWs कौन हैं, मिलिटेंट्स कहाँ छिपे हैं, उनके एस्केप रूट्स क्या हैं, उनका कमांड स्ट्रक्चर कैसा है, फ्यूचर प्लान्स क्या है। इस इंफॉर्मेशन से प्रीएम्प्टिव ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, मतलब हमलों को होने से पहले रोका जा सकता है। तो ये गिरफ्तारी
पहलगाम अटैक केस को सुलझाने में मदद करेगी? उम्मीद यही है। इससे इन्वेस्टिगेशन को बूस्ट मिलेगा और शायद उस हमले में शामिल बाकी लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ये दिखाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का फोकस अब सिर्फ एक्टिव मिलिटेंट्स पर नहीं बल्कि उनके पूरे सपोर्ट स्ट्रक्चर पर है। इसके लिए इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशंस और कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग मतलब स्थानीय लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। लोकल पुलिस का रोल इसमें बहुत अहम हो जाता है। इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसके? शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, मीडियम टर्म में OGW नेटवर्क डिस्टर्ब होगा, टेरर ग्रुप्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कम होगी, लॉन्ग टर्म में ये दिखाता है कि OGWs पर सस्टेन्ड फोकस रखने की ज़रूरत है। एजेंसी कोऑर्डिनेशन, पुलिस, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज और लोकल पुलिस इंटेलिजेंस का महत्व और बढ़ जाता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए। ठीक है। अब सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर, सामाजिक मुद्दे और कल्याण से जुड़ी एक खबर। हेडलाइन: कॉर्पोरेट NGO पार्टनरशिप टू रिफर्बिश 30 आंगनवाड़ीज इन कर्नाटका। कर्नाटक में 30 आंगनवाड़ियों के नवीनीकरण के लिए कॉर्पोरेट NGO साझेदारी। ये क्या इनिशिएटिव है? ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का एक अच्छा उदाहरण है। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक NGO यूनाइटेड वे बेंगलोर और कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। क्या प्रोजेक्ट है ये? इस प्रोजेक्ट का नाम है मॉडल आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट। इसके तहत कर्नाटक की धारवाड़ और गडग जिलों में 30 आंगनवाड़ी सेंटर्स को रिफर्बिश किया जाएगा, मतलब उनका नवीनीकरण और उन्नयन किया जाएगा। आंगनवाड़ी को रिफर्बिश करना, ये क्यों? आंगनवाड़ी सेंटर्स भारत के ICDS प्रोग्राम की रीढ़ है जो 1975 से चल रहा है। ये 0-6 साल के बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं को हेल्थ, न्यूट्रिशन और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की सर्विसेज देते हैं। लेकिन अक्सर इन सेंटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। इमारत ठीक नहीं होती, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं होती, बच्चों के खेलने सीखने के लिए अच्छा माहौल नहीं होता। तो ये प्रोजेक्ट इन कमियों को दूर करेगा? हाँ, बिल्कुल। इसका एम है इन 30 आंगनवाड़ियों को मॉडल आंगनवाड़ीज बनाना, मतलब इन्हें चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग स्पेसेस में बदलना, जहां साफ सफाई हो, पीने का साफ पानी हो, अच्छे शौचालय हो, पोषण वाटिका, किचन गार्डन हो और बच्चों के सीखने के लिए जरूरी सामग्री लर्निंग मटेरियल्स हो। फोकस है होलिस्टिक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पर। ये तो बहुत अच्छी पहल है। इसमें ECCE का क्या रोल है? ECCE प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का मतलब है 0 से 6 साल के बच्चों की देखभाल और शिक्षा। ये उम्र बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्रूशल होती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ने भी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर बहुत जोर दिया है, जिसकी शुरुआत ECCE से होती है। आंगनवाड़ीज को अब सिर्फ पोषण केंद्र नहीं बल्कि वाइब्रेंट अर्ली लर्निंग हब्स के रूप में डेवलप करने की बात है। ये प्रोजेक्ट उसी दिशा में एक कदम है। इसमें CSR का क्या कनेक्शन है? कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक निश्चित साइज की कंपनियों को अपने प्रॉफिट का 2% CSR एक्टिविटीज पर खर्च करना होता है। कोटक महिंद्रा बैंक इसी CSR फंड का इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट के लिए कर रहा है। ये दिखाता है कि कैसे कॉर्पोरेट रिसोर्सेज का इस्तेमाल ग्रासरूट्स लेवल पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए किया जा सकता है। तो ये एक तरह का PPP मॉडल हुआ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाँ, इसे PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप कहना ज्यादा सही होगा। पब्लिक सरकार, ICDS फ्रेमवर्क, प्राइवेट कोटक बैंक रिसोर्सेज एक्सपर्टीज और फिलैंथ्रोपिक NGO इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिटी कनेक्ट। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो सिनर्जी बनती है और बेहतर आउटकम्स मिलते हैं। ये दिखाता है कि कैसे CSR फंड्स सरकारी प्रयासों को सप्लीमेंट कर सकते हैं और टैंजिबल इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि ऐसी पार्टनरशिप्स बहुत महत्वपूर्ण है। आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना बच्चों के पोषण और सीखने दोनों के लिए जरूरी है। इस तरह के सफल मॉडल्स को स्केल अप करने की जरूरत है ताकि देश भर की आंगनवाड़ियों की स्थिति सुधर सके। ठीक है। अब कल्चर एंड हेरिटेज, संस्कृति और विरासत से जुड़ी एक छोटी खबर। कन्या पूजन, डेट्स एंड सिग्निफिकेंस फॉर नवरात्रि 2025 क्लैरिफाइड। कन्या पूजन नवरात्रि 2025 के लिए तिथियां और महत्व स्पष्ट। हाँ, ये नवरात्रि त्योहार से जुड़ा है। अभी नवरात्रि चल रहे हैं और इसमें कन्या पूजन या कुमारी पूजा का विशेष महत्व होता है, तो इसकी डेट्स को लेकर क्लैरिटी दी गई है। 2025 में
कन्या पूजन के लिए सबसे शुभ तिथि, मोस्ट ऑस्पिशियस डेट 30 सितंबर बताई जा रही है, जो महाअष्टमी का दिन है। महाअष्टमी 30 सितंबर। और महानवमी जो 1 अक्टूबर को है, के दिन भी कन्या पूजन किया जा सकता है। 30 सितंबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:45 बजे तक बताया गया है। कन्या पूजन होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कन्या पूजन नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण रिचुअल है, खासकर अष्टमी या नवमी तिथि को। इसमें छोटी बच्चियों, आमतौर पर 2 से 10 साल की उम्र की, को देवी दुर्गा का साक्षात रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। बच्चों की पूजा। हाँ, ये डिवाइन फेमिनिन देवी शक्ति का सेलिब्रेशन है। बच्चियों की पूजा करने के पीछे मान्यता है कि उनमें देवी का वास होता है। वो पवित्रता, मासूमियत और रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है। रिचुअल में उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें नए कपड़े दिए जाते हैं, तिलक लगाया जाता है और फिर उन्हें श्रद्धा से भोजन कराया जाता है, आमतौर पर पूरी, हलवा, चना। उन्हें उपहार भी दिए जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इसका सामाजिक महत्व क्या है? सिंबलिज्म बहुत गहरा है। ये समाज में गर्ल चाइल्ड के स्टेटस को एलिवेट करता है, उनके प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। ये उन सकारात्मक सामाजिक मूल्यों को रीइंफोर्स करता है जो लड़कियों को महत्व देते हैं। क्या इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मॉडर्न कैंपेन से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में भी गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट के तत्व मौजूद हैं। कन्या पूजन जैसी रस्में इन मॉडर्न कैंपेन्स को एक तरह का कल्चरल फाउंडेशन देती हैं। ये लिविंग हेरिटेज का एक अच्छा उदाहरण है जो पॉजिटिव सोशल वैल्यूज को प्रमोट करता है। चलिए, अब एथिक्स लिंकेज पे आते हैं। लद्दाख की घटना से जुड़ा एक जीएस पेपर 4 केसलेट बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। हेडलाइन हो सकती है, द डिलेमा ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट वर्सेस पब्लिक ऑर्डर इन लद्दाख। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट यही होगा कि लद्दाख में स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की मांगों को लेकर चल रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें कैजुअलिटीज हुई। सरकार प्रदर्शनकारियों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही है, जबकि प्रदर्शनकारी नेता शांतिपूर्ण होने का दावा कर रहे हैं और प्रशासन पर एक्सेसिव फोर्स का आरोप लगा रहे हैं। इसमें एथिकल इश्यूज क्या-क्या इन्वॉल्व हैं? कई एथिकल इश्यूज हैं। सबसे पहला, राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन पीस। विरोध का अधिकार बनाम शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी। नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे। इन दोनों के बीच सीमा कहाँ है? कहाँ विरोध का अधिकार खत्म होता है और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने की जरूरत शुरू होती है? दूसरा, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फोर्स। क्या प्रशासन द्वारा किया गया बल प्रयोग, खासकर फायरिंग, स्थिति के अनुपात में था? क्या मिनिमम फोर्स का सिद्धांत फॉलो किया गया? क्या वार्निंग दी गई थी? क्या नॉन लीथल मेथड्स ट्राई किए गए थे? तीसरा, लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। प्रोटेस्ट लीडर्स की क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे? क्या वो हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, भले ही उन्होंने सीधे तौर पर न भड़काया हो? दूसरी तरफ, प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की क्या जवाबदेही बनती है कैजुअलिटीज के लिए? चौथा, एंड्स वर्सेस मीन्स। क्या एक सही लक्ष्य, जैसे 6th शेड्यूल की मांग को पाने के लिए हिंसक साधनों का इस्तेमाल जायज है? क्या हिंसक साधन लक्ष्य को ही अवैध बना देते हैं? 5. इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी इन गवर्नेंस। शासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति। क्या प्रशासन के रिस्पॉन्स में एम्पैथी की कमी थी? क्या उन्होंने प्रदर्शनकारियों की शिकायतों और भावनाओं को समझने की कोशिश की? क्या रूट कॉजेज को एड्रेस करने की कोशिश की गई, या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह देखा गया? ये सारे बहुत रेलेवेंट एथिकल डिलेमाज हैं। तो केसलेट कैसा बन सकता है? केसलेट कुछ ऐसा हो सकता है, You are the district magistrate of Leh. For several months, there have been protests demanding 6th schedule status and statehood, led by prominent local leaders. While largely peaceful initially, the recent protest turned violent, with clashes between protesters and police, damage to public property, and unfortunately some civilian casualties due to police firing in self-defense to control the mob, as per initial police reports. The MHA has blamed certain leaders for inciting violence, while the leaders condemned the violence, and accused the police of excessive force, demanding an inquiry. The situation is tense and there is a deep trust deficit. Curfew is imposed. As the DM, what are the immediate steps you will take to de-escalate the situation and restore normalcy? B.
What long-term measures would you suggest to address the underlying issues and rebuild trust between the administration and the local population, keeping in mind the ethical dimensions involved? ये बहुत अच्छा केसलेट है, लिसनर्स इस पर जरूर सोचें। जी अब जल्दी से देख लेते हैं प्लेसेस पर्सन्स रिपोर्ट्स इन न्यूज। हाँ, प्लेसेस में लेह लद्दाख प्रदर्शन और हिंसा के कारण चर्चा में, नेपाल राजनीतिक उथल-पुथल, सीरिया यूक्रेन के साथ राजनयिक संबंध बहाली, पंजाब एंड हरियाणा मॉनसून विड्रॉल और पहले हुए फ्लड्स के कारण, पर्सन्स में सोनम वांगचुक लद्दाख के एक्टिविस्ट MHA के आरोपों के कारण, मोहम्मद यूसुफ कतारी पहलगाम हमले में गिरफ्तार OWG, रिपोर्ट्स इवेंट्स। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 दिल्ली में आयोजित बड़ा इवेंट, UN जनरल असेंबली 80th सेशन न्यूयॉर्क में चल रही है, US प्रेसिडेंट की स्पीच के कारण चर्चा में। अब आते हैं डेटा एंड इन्फोग्राफिक्स पर। कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स जो आज हमने डिस्कस किए उन्हें दोहरा लेते हैं। जरूर। FKI इनफ्लो जुलाई 2025 ग्रोस $11.11 billion 50-month high, net $5.05 billion, FII outflow September 24 2,425.75 crore rupees, food processing investment new units 5,135 crore rupees 67 units, PMFME credit support 2,351 crore rupees 25,000 beneficiaries, Punjab monsoon rainfall August 2025 253.7 millimeters 74% above normal, लद्दाख ट्राइबल पॉपुलेशन 97% से अधिक, लद्दाख ST जॉब रिजर्वेशन न्यू 84%, पहले 45% था, सुपर टाइफून रगासा पीक विंड 280 किलोमीटर पर आवर, पहलगाम अटैक कैजुअलिटीज अप्रैल 22 26 सिविलियंस, नेपाल प्रोटेस्ट कैजुअलिटीज 70 से अधिक, US H1B फी प्रपोज्ड अप टू $100,000 पर एम्प्लॉय ईयर। ये नंबर्स कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद करते हैं। अच्छा, एडिटोरियल्स में नेपाल क्राइसिस और US प्रेसिडेंट की UN स्पीच पर क्या इनसाइट्स थे, ब्रीफली बता सकते हैं? हाँ, नेपाल क्राइसिस पे एडिटोरियल में कहा गया कि ये ट्रांजिशन शायद अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, 876 का वायोलेशन, प्रोटेस्टर्स के एक्शंस, संस्थान जलाना गलत थे और ये शायद उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता इमेच्योरिटी दिखाता है, जैसे डिस्कॉर्ड पर कोऑर्डिनेशन। साथ ही ये मेन स्ट्रीम लीडर्स की फेलियर भी है, लेकिन इससे डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट नहीं किया जाना चाहिए। और US स्पीच पर उस पर एडिटोरियल का पॉइंट था कि UN का रोल कमजोर हो रहा है, स्ट्रक्चरल इश्यूज, फाइनेंसिंग, UNSC कॉम्पोजिशन जिम्मेदार है, दुनिया बायलैटरल डील मेकिंग की तरफ बढ़ रही है और US की अमेरिका फर्स्ट जैसी पॉलिसीज इंटरनेशनलिज्म को इरोड कर रही हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स क्विक रिवीजन पर। मैं जल्दी से पॉइंट्स पढ़ती हूँ, आप बस सुनते जाइए। ओके। 1. 6 शेड्यूल्ड स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 2. आर्टिकल 244 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। 3. J&K Reorganization Act 2019 created UTs of J&K with legislature and Ladakh without legislature. 4. Section 163 BNSS 2023 replaces CRPC 144 unlawful assembly. 5. ADC composition up to 30 members, 4 nominated, 26 elected, 5-year term. 6. PMKSY, PMFME, PLSFPI schemes under Ministry of Food Processing Industries, MOFPI. 7. FDI and food processing 100% via automatic route. 8. FDI vs FII long-term stable management interest versus short-term volatile financial assets. 9. H1B visa, US non-immigrant visa, crucial for Indian IT sector. 10. Quad members, India, US, Japan, Australia. SCO members include India, China, Russia, Pakistan, etc. 11. Super Typhoon Ragasa, 2025's strongest cyclone, 280 km per hour. 12. RAS Biofloc Aquaponics, Advanced Aquaculture Technologies. 13. OGW, Overground Worker, Non-Combatant Supporter of Terror Groups. ICDS and Anganwadi provide early childhood care and nutrition 0 to 6 years. Perfect. Quick revision. अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिसनर्स इन्हें लिखने की कोशिश कर सकते हैं। पहला, GS2 पॉलिटी।
The recent events in Ladakh highlight the tension between the demand for greater political autonomy and the existing model of Union Territory administration. Critically analyze the core demands of the protesters and suggest a constitutionally sound and politically viable way forward. लद्दाख की हालिया घटनाएं अधिक राजनीतिक स्वायत्तता की मांग और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के मौजूदा मॉडल के बीच तनाव को उजागर करती हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और संवैधानिक रूप से सुदृढ़ और राजनीतिक रूप से व्यवहार्य आगे की राह सुझाएं। दूसरा, GS3 इकोनॉमी। Despite record FDI inflows reflecting long-term confidence, the Indian stock market is witnessing significant FII outflows due to external factors. Discuss the reasons for this divergence and its implications for the Indian economy. What measures can be taken to mitigate the risks associated with FII volatility? दीर्घकालिक विश्वास को दर्शाते रिकॉर्ड FDI प्रवाह के बावजूद भारतीय शेयर बाजार बाहरी कारकों के कारण महत्वपूर्ण FII बहिर्वाह देख रहा है। इस विचलन के कारणों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की विवेचना करें। FII अस्थिरता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? 3. GS2IR. Evaluate the challenges posed to India's strategic autonomy and its neighborhood policy by recent international developments, including the US President's UNGA speech and the political instability in Nepal. अमेरिकी राष्ट्रपति के UNGA भाषण और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता सहित हाल के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से भारत की रणनीतिक स्वायत्ता और उसकी पड़ोस नीति के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का मूल्यांकन करें। 4. GS3 Environment S&T. Climate change is increasingly manifesting in extreme weather events like super typhoons and severe floods. Discuss the scientific linkages and the role of technological advancements, such as those in aquaculture, in building resilience and promoting sustainable development. जलवायु परिवर्तन, सुपर टाइफून और गंभीर बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं में तेजी से प्रकट हो रहा है। वैज्ञानिक संबंधों और जलीय कृषि जैसी तकनीकी प्रगति की भूमिका पर चर्चा करें, जो लचीलापन बनाने और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहायक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, करंट इश्यूज को कोर कॉन्सेप्ट से जोड़ते हुए। अब बारी है क्विज की। 5 सवाल पूछूंगी। तैयार? बिल्कुल। सवाल 1. Which article of the Indian Constitution deals with the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? A. Article 243, B. Article 244, C. Article 370, D. Article 371. Pause. सवाल 2. Which scheme aims at formalizing micro-food processing enterprises in the unorganized sector? किस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक बनाना है? A. PMKSY, B. PMLISFPI, C. PMFMA, D. PM Kusum. Pause. सवाल 3. What is the key difference between FDI and FII-FPI? FDI और FII-FPI के बीच मुख्य अंतर क्या है? A. FDI is only in manufacturing, FII in services. B. FDI involves management interest, FII does not. C. FDI is short-term, FII is long-term. D. FDI comes from individuals, FII from institutions. Pause. सवाल 4. सुपर टाइफून रगासा recently hit which regions? सुपर टाइफून रगासा ने हाल ही में किन क्षेत्रों को प्रभावित किया? A. इंडिया और श्रीलंका, B. फिलीपींस और वियतनाम, C. सदर्न चाइना और ताइवान, D. जापान और साउथ कोरिया. Pause. चलिए अब आंसर्स देखते हैं। 1 आंसर इज B, आर्टिकल 244। इसी के तहत 6th शेड्यूल आता है। 2 आंसर इज C, PMFME यानी PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme. 3 आंसर इज B,
FDI involves management interest and is long-term, while FII is primarily portfolio investment and short-term. 4 answer is C, Southern China and Taiwan. 5 answer is B, overground worker. उम्मीद है लिसनर्स के ज्यादातर जवाब सही होंगे। हाँ, अब है फ्लैश कार्ड्स की टर्म्स रिवीजन। 1. 6th शेड्यूल, स्पेशल प्रोविजंस फॉर ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाया ADCs. 2. Article 3, power of parliament to form new states, alter boundaries. 3. FDI, foreign direct investment, long-term, stable investment with management interest. 4. FII, FPI, foreign institutional portfolio investment, short-term, volatile investment in financial assets. 5. Strategic autonomy, ability to conduct independent foreign policy based on national interests. 6. Buffer state, a country located between two rival powers, example, Nepal between India and China. 7. Climate change, long-term shift in global climate patterns due to human activities. 8. Aquaculture, farming of fish, shellfish, aquatic plants. RAS, biofloc, aquaponics are types. 9. OGW, overground worker, non-combatant providing support to terror networks. 10. ECCE, early childhood care and education, holistic development of children age 0 to 6 years. ये फ्लैश कार्ड्स रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल है। और अब आज के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन। जी, यूपीएससी की ये यात्रा लंबी और कभी-कभी थका देने वाली हो सकती है। उतार चढ़ाव आते हैं, कभी लगता है बहुत अच्छा चल रहा है, कभी लगता है कुछ नहीं हो रहा। लद्दाख के प्रदर्शनकारी हों या वर्ल्ड फूड इंडिया के एंटरप्रेन्योर, सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लक्ष्य के लिए। आपकी लड़ाई इस परीक्षा से है। इसमें सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, भले ही मन न करे, गिरना और फिर उठकर चलना। ट्रस्ट द प्रोसेस, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। हर दिन जो आप पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जमा हो रहा है। रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। तो बस लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए। बहुत बढ़िया बात कही, कंसिस्टेंसी इज द की। अब आज का डेली रिकैप, संक्षेप में बता सकते हैं आज हमने क्या क्या कवर किया? बिल्कुल। आज हमने शुरुआत की लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शनों से, स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की मांगों को समझा, उसके संवैधानिक और राजनीतिक पहलुओं पर बात की। फिर हमने इंडियन इकोनॉमी में FDI के रिकॉर्ड इनफ्लो और FII के आउटफ्लो के विरोधाभास को डीकोड किया, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस और सरकारी योजनाओं WFI, PMKSY, PMFME, PLI पर चर्चा की। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने US प्रेसिडेंट की UNGA स्पीच के इम्प्लिकेशंस देखे और नेपाल में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल का भारत पर असर समझा। एनवायरनमेंट में सुपर टाइफून रागासा और नॉर्थ इंडिया मॉनसून विड्रॉल के जरिए क्लाइमेट चेंज के बढ़ते खतरों को देखा। साइंस टेक में एक्वाकल्चर की एडवांस टेक्नोलॉजीज, RAS, बायोफ्लॉक और AI के इंश्योरेंस सेक्टर में एप्लीकेशन पर बात की। इंटरनल सिक्योरिटी में पहलगाम अटैक के ODGW की गिरफ्तारी और ODGW नेटवर्क के खतरे को समझा। सोशल इश्यूज में आंगनवाड़ी रेनोवेशन के लिए CSR पार्टनरशिप का उदाहरण देखा। कल्चर में कन्या पूजन के महत्व को जाना। एथिक्स में लद्दाख केस स्टडी डिस्कस की। और अंत में प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस क्वेश्चंस, क्विज और फ्लैश कार्ड से रिवीजन किया। वाह, काफी कुछ कवर हो गया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और उनका विस्तृत विश्लेषण। जी, की टेकअवेज क्या रहे आज के? की टेकअवेज, लद्दाख की घटना दिखाती है कि डेवलपमेंट, आइडेंटिटी और डेमोक्रेसी के बीच संतुलन साधना, खासकर सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज में, कितना चैलेंजिंग है। 6th शेड्यूल की मांग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, पॉलिटिकल और कल्चरल है। इंडियन इकोनॉमी में FDI लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिखा रहा है, पर FII वॉलेटिलिटी, एक्सटर्नल शॉक्स और ग्लोबल फैक्टर्स के प्रति वल्नरेबिलिटी दर्शाती है। डोमेस्टिक मार्केट को डीपन करना जरूरी है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ग्रोथ, जॉब्स और फार्म इनकम के लिए क्रूशल है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए US की बदलती पॉलिसी और पड़ोस में इंस्टेबिलिटी को नेविगेट करना होगा। मल्टीलैटरलिज्म चैलेंज में है। क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड हैपनिंग नाउ। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। अडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों पर अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। टेक्नोलॉजी चाहे वो एक्वाकल्चर में हो या AI, हर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रही है। सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने में इसका रोल अहम है। इंटरनल सिक्योरिटी में सिर्फ मिलिटेंसी नहीं, उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर OGWs को टारगेट करना जरूरी है। हाइब्रिड थ्रेट्स बढ़ रहे हैं।
सोशल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स के साथ साथ कॉरपोरेट और सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप्स पीपीपी मॉडल बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं। बहुत अच्छे से समराइज किया। उम्मीद है ये विस्तृत चर्चा आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ दुनिया को समझने में भी मदद करेगी। बिल्कुल, कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए रेपिटेशन जरूरी है, तो अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो या क्लियर ना हुआ हो तो री-लिसन जरूर करें। हाँ, दोबारा सुनने से कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते हैं। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने सवाल और विचार नीचे कमेंट में लिखें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। और आप सिर्फ ₹299 में हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके सभी वीडियोस का एक्सेस पा सकते हैं। जी हाँ, और अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का उपयोग कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें इस चैनल को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनाने में बहुत मदद करेगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और आज के लिए एक फाइनल थॉट जो लद्दाख की घटना से जुड़ा है। विकास, पहचान और लोकतंत्र, इन तीनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, खासतौर पर भारत जैसे विविध और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों वाले देश में। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये गहरा सवाल है जिस पर मनन करना चाहिए। तो इसी विचार के साथ आज के लिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।